आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। मैं हूं राकेश झा हलचल। आपको आज मिलवाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो शेर मुझे याद आता है कि तेरी आंखों में कोई करिश्मा ज़रूर है, जो तुझे देख ले वो बहकता ज़रूर है, खुशबू के फैलने से शर्माओ न इस कदर, इस उम्र में इस महकता ज़रूर है। जी नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद, झखड़ा शेख, वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या 13, प्रखंड मड़वन मुजफ्फरपुर, सह अध्यक्ष प्रखंड वार्ड सदस्य संघ मड़वन मुजफ्फरपुर। हमने अपने प्रखंड में जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो दो मेन मुद्दा लेके ये किए थे, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और हम लोग उसी मुद्दे पे काम किए हैं और आगे भी और भी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग ये किए कि स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे यहाँ था, उसका स्थिति बहुत ही जर्जर था, जिसमें न स्वास्थ्यकर्मी बैठते थे न कुछ, बहुत ही बुरे हाल में था। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से मिलके उसका नए स्वरूप में उन्हें स्वास्थ्य उपकेंद्र को ढालना, और आज के डेट में वहाँ प्रतिदिन स्वास्थ्यकर्मी बैठते हैं, जिससे अब वहाँ की जो जनता है उनको दूर जाना नहीं पड़ता है। उन शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे स्कूल हैं उनको प्रिंसिपल, जो उनके प्रधानाध्यापक हैं, उनको साफ लफ्ज़ों में ये कहा हुआ है कि आप अपने यहाँ बच्चों का इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी कदम उठाना चाहें उठाएं, हमसे जो सहयोग चाहिए, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, कंपटीशन वगैरह हो, उसमें हम लोग हर तरह से हेल्प करेंगे। अभी हमारे यहाँ के 2 बच्चे प्रखंड स्तर पे वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें प्रखंड स्तर पे वो दोनों विनर हुए हैं। तो हमारे यहाँ 2 विद्यालय हैं और दोनों विद्यालय में जो काम वगैरह है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र बुनियादी, उस विद्यालय का जो बुनियादी ज़रूरत का चीज़ है, विद्यालय में भी सुलभ शौचालय है। अभी सुलभ शौचालय बना है। उर्दू पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था। जैसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू, उसमें पहले शौचालय का इतना बुरा स्थिति था कि वहाँ जो शिक्षक काम करते हैं उनको दूसरे के घर पे जाना पड़ता था। अच्छा, अभी के परिस्थिति में जो गर्मियाँ चल रही है, उस गर्मी में क्या पंखा है वहाँ बच्चों के लिए? सर अभी तो बच्चों के लिए पंखा है नहीं, दोनों के लिए। सर विद्यालय में अभी मॉर्निंग चल रहा है और धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चियों के लिए शौचालय का व्यवस्था हम लोग किए हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी शौचालय है बच्चियों के लिए, तो शौचालय का व्यवस्था कराए हैं। अब आने जाने में दिक्कत होता था तो रास्ता का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व किए हैं। अब उसमें इसका जो व्यवस्था है, आपको पंखा लाइट वगैरह का, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उस चीज़ को भी निपटारा किया जाए। और एक कहावत है कि चले थे मंजिले मकसूद की तरफ अकेले, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। मैं तो चला था अकेले, जानवे मंजिल लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। भी हम लोग जो ये है, मैं बराबर विद्यालय जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ कि उनको पढ़ाई हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम एक सिर्फ शिक्षक के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं। मेरा यह है कि हम जो बच्चों को शिक्षा दें वो क्वालिटी दें, क्वांटिटी पे मेरा भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा क्वालिटी पे है। चाहे हम 10 बच्चों को ही पढ़ाएं लेकिन अच्छे से पढ़ाएं। तो इस चीज़ों पे हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट तक था और आज 10+2 तक हो चुका है। उसमें 2 महीने में वो भी 10+2 का बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों पे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ा रहे हैं। आज ही गए थे, बच्चों से मिले हैं जो 10th के बच्चे हैं, तो उनसे ये हुआ कि भाई कंप्यूटर क्लास वगैरह आपके यहाँ चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि सर हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आपको ये ज़रूरत अगर लगे तो आप बेझिझक होकर हमें कहो, मैं आकर के क्लास ले लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ, मैं उसी गांव का बेटा हूं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि हाँ 1 घंटा अगर मैं आकर के सुबह में बच्चों को अगर पढ़ा देता हूं, तो इसमें वो जितने बच्चे हैं, कोई मेरा छोटा भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, तो मुझे क्या दिक्कत हो है? इम्तियाज़ जी, आप शिक्षा के इस क्षेत्र में बच्चों को कहाँ तक आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? सर एक दौर था कि मेरा ये गाँव एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता था, कि काफ़ी लोग यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में और एक से एक अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी लोग गए।
और आज जब हम अपने गांव का हाल देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है, चाहे वो कोई भी योजना हो, तो धीरे धीरे हम लोग उसको सुधार रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि इस पंचायती राज में जहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सब अपने मतलब के यार हैं, अपना मतलब निकाला हुआ, ऐसी परिस्थिति में आप अकेले लड़ पाएंगे इस पूरे पंचायती राज्य समाज से? सर, आपके इस बात पे एक शेर मैं कहना चाहूँगा जो है मेरे बड़े पापा कहा करते थे कि गिरते हैं वही शहसवारे मैदान जंग में, वो तिफ्र भला क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत तो है, ठीक है, भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर हाथ पे हाथ रख के हर कोई बैठ जाएगा तो नहीं चल पाएगा। किसी न किसी को आरंभ करना होगा। और आज के डेट में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी अभी नए जनप्रतिनिधि हमारे आए हैं, यंग जनरेशन के हैं, एजुकेटेड हैं और हर कोई एक्टिव है। वो पुराना वाला बात अब नहीं रहा कि हाँ सपोज डैट कि अगर मुखिया जी, तो मुखिया जी अपना मनमानी कर लिए, चल गया। नहीं, अब ऐसा चीज़ नहीं है। मुखिया जी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई अब जनता जागरूक हो गई है, वार्ड सदस्य जितने हैं वो जागरूक हो गए हैं, और वार्ड को जो उनका हक का ये है तो उनको जागरूक करने के लिए हम लोग। सर देखिए, शिक्षा का स्तर मैं अपने दौर में और आज के दौर में, किताबी पढ़ाई से नहीं कह रहा हूँ मैं, किताबी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तहजीब, तमीज़ और तरकीब और तमीज़ अभी भी इतना तो हमें पता है कि हमारा प्रखंड जो है तहजीब के मामले में कहीं से किसी से भी कम नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि एजुकेशन के मामला में हो सकता है थोड़े पीछे हम हों। ठीक है, आंकड़ा मुझे तो पता है नहीं, हो सकता है हम पीछे थोड़ी हों, लेकिन तहजीब के मामला में आज के भी डेट में हम लोग अपने प्रखंड में देखते हैं कि आज भी चाहे वो हिंदू बच्चा हो या मुस्लिम बच्चा हो, शिक्षक का सम्मान करते हैं, अपने से बड़े का सम्मान करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चुनाव होगा उसमें आप आगे का चुनाव लड़ेंगे क्या इसी पद पे चुनाव लड़ना उचित समझेंगे? देखिए, ये तो भविष्य की बात है, और भविष्य में क्या होता है नहीं होता है इसका अभी से नहीं, इन द फ्यूचर अगर आप मुखिया होते हैं, एक मान लिया जाए कि आप अगर मुखिया हो जाते हैं तो क्या करेंगे? अभी इतना करें तो उस समय क्या करेंगे? छोटा सा उदाहरण बता दीजिए हमको। सर देखिए, उस वक्त देखा जाएगा। अभी इस मामले में मैं कुछ नहीं, मेरा अपना ये है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए तो अच्छा रहता है। नहीं तो मालूम हुआ कि एक हेलीकॉप्टर बिना सपना सजोए कुछ नहीं हो सकता। आपके एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं अखबार बेचा करता था और स्वप्न में रोड पर सो के देखा करता था कि मैं राष्ट्रपति भवन में सो रहा हूँ, तो आज राष्ट्रपति भवन में हूँ, उन्होंने कहा था, अपने आत्मकथा में लिखा भी था। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी कही हुई बात बहुत हद तक क्या 100% सत्य है? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद एक अलग हस्ती हैं। हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग इस धरती पे जन्म लिए, और अगर 1%, मैं ज़्यादा नहीं, 1% अगर उनका आचरण, अगर हम लोग सारे लोग जितने भी हैं अगर अपने अंदर 1% अगर ले आते हैं तो ये मुझे कहते हुए गर्व होगी कि मेरा देश फिर आज सोने की चिड़िया होगी। मतलब अच्छा, आज जो राजनीति हो रही है, क्या वो राजनीति पे कुछ कहना चाहेंगे? आज की जो राजनीति है, अभी वर्तमान में जो राजनीति, देखिए अभी जो वर्तमान में राजनीति है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारे देश में एक पीढ़ी जो एजुकेशन से साफ गायब रही है। कब? आप वह गालिब की बातों को याद रखता है कि लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, अरे कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, और ये कस्ब ये कमाल है रोटी के वास्ते, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। क्या ये गालिब का ये गज़ल आज भी लोगों के जहन में है या वो ख़त्म हो गया? देखिए, आज भी अब धीरे धीरे हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और अब वो ये करते हैं कि भाई आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे को अपना, चाहे वो हिंदू हो वो भी अपने बच्चों को अपना धार्मिक किताब पढ़ाएं, मुस्लिम जो हैं वो भी अपने बच्चे को धार्मिक किताब पढ़ाएं। लेकिन इसका ये नहीं है कि हाँ सिर्फ उनको धार्मिक तक ही सीमित रखें। हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ, धार्मिक भी उनको पढ़ाएं और उसके साथ साइंस, मैथ, यानी कि जो आज का जनरेशन को जिस चीज़ की ज़रूरत है
शिक्षा में। जब तक बच्चा साइंस नहीं जानेगा वो क्या जानेगा कि हाँ मोटरसाइकिल कैसे चलता है, मोटरसाइकिल बनता कैसे, तो वो फिर वही करेगा कि पिलास पेचकस लेकर के उसका काम करेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के नौजवानों के लिए, उन वर्गों के लिए जो अशिक्षित हैं अभी भी समाज में? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, और इससे बड़ा ताकतवर शिक्षा से में जो हम लोग कहते हैं कि कलम एक बहुत ही पतला सा छोटा सा पॉइंट पेन दिखता है, लेकिन इससे बड़ा हथियार न तलवार है न AK-47 है। जो आप एक कलम से अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं वो आप किसी चीज़ से नहीं लड़ सकते। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इम्तियाज़ भाई के शब्दों